हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लॉकर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और जिसका चैप्टर का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। इसके वर्ड मीनिंग हम पहले कर चुके हैं पूरे चैप्टर के, प्लस कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी ली है एनसीईआरटी वाली बुक से। तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं कमी आने नहीं वाली, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बाकी आज चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे, आधा लगभग 50%, अगले लेक्चर में। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। आइए। आप अपने स्कूल, घर तथा आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि डेली में यूज़ करें, जैसे तख्त, कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़ पौधे इत्यादि। इनमें से कुछ वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, यानी कि कुछ तो हमने बनाई हैं, और कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने नहीं बनाई, उन्हें कहते हैं नेचुरल, प्राकृतिक चीज़ें। ठीक है, और ये सभी पदार्थों से मिलकर बनी होती है। मतलब कोई भी चीज़ बना रहे हो तो वो किसी न किसी से तो मिलकर बनी हुई होगी। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार यानी वजन होता है, जो स्थान घेरती हैं यानी कि जगह घेरती हैं, तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जाता है। ज्ञानेंद्रिय का मतलब है ज्ञान प्लस इंद्री। इंद्री कहते हैं हमारे अंगों को, और वैसी वाली इंद्री जिनसे हमें ज्ञान मिलता हो। ज्ञान का मतलब पता चलता हो, जैसे कि आँख, नाक, कान, जीव और त्वचा। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। भाई, हम कोई भी चीज़ इन पाँचों के बिना अगर इन्हों का पाँचों का यूज़ ना करें तो उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। देखिए, अगर बाई चांस किसी की आँख खराब है तो क्या करेगा, वो टच करके देख लेगा, फील करेगा, यानी कि त्वचा। ठीक है, अगर बाई चांस तो वो सूंघ के बता सकते हैं कि मिठाई की महक है या फूल की महक है। सूंघ के बता सकते हैं, सुनकर किसकी आवाज़ है। और जीभ से स्वाद चख कर कि खट्टा है, मीठा है वगैरह, है ना। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनसे पता चलता है। तो मतलब ऐसी चीज़ जिसका ज्ञान या जिसके बारे में हमें इन 5 चीज़ों के यूज़ से पता चल जाए कि हाँ ये कुछ चीज़ है, ये कुछ है, उसे कहते हैं, मतलब वो है एक वो है पदार्थ। ठीक, पदार्थ कहलाएगी वो। जैसे कि आप कहो भगवान को आप ना तो देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना स्वाद चख सकते हो, ना त्वचा भी फील कर सकते हो, तो वह पदार्थ नहीं है। हवा है, न वो देख ना सकते, सुन ना सकते, चख ना सकते, सूंघ तो सकते हैं, उसकी स्मेल है, बट त्वचा पे फील तो होती है। जब हवा चलती है तो शरीर पे पता चलता है ना हवा चल रही है, हाँ, तो त्वचा से फील हो रही है। चलिए, तो पदार्थ कहला रही है ये सब चीज़, यानी कि जो जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। आप कहोगे सर हवा कैसे स्थान घेरती है? देखिए, बलून है यानी कि गुब्बारा है। गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो बैलून बड़ा होता है, यानी कि अंदर की जो भी सिचुएशन थी उसमें हवा भर गई, हवा ने स्थान घेर लिया। समझ गए आप? यस बॉस। ठीक है, पदार्थ कहलाती है। अतः प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है, यही तो कहने वाली बात है। आइए प्रतिदिन उपयोग में होने वाली कुछ निर्जीव वस्तुओं को अपने परिवेश से एकत्रित करते हैं। परिवेश का मतलब वो है वातावरण, जो मैंने बताया था आपको, आसपास का सारा वातावरण, उसे कहते हैं परिवेश। निर्जीव वस्तु उन्हें कहते हैं जिनमें कोई जीवन नहीं, जो खाना नहीं खाती, सांस नहीं लेती, पानी नहीं पीती, उनको कहते हैं निर्जीव वस्तु। जैसे कि आपका मोबाइल, ना ये खाना खाता है, ना ये सांस लेता है, ना ये बोलता है, ना ये बात करता है, ना ये फील करता है, तो ये क्या है, निर्जीव वस्तु है ना। तो ये सब निर्जीव वस्तु में आते हैं। आपके जो बुक हैं, बल्ब है, जो भी कुछ है, और जिनमें सांस होता है वह सजीव। इस एकत्रित संग्रह में हमारे पास हो सकता है, मतलब हमने कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठी करी जिनमें कोई सांस वास वगैरह नहीं है, और उनमें इकट्ठा करने में हमारे पास क्या क्या बन सकता है देखते हैं। बाल्टी, खुरपी, थाली, पहिया और भी खूब सारी चीज़ें आ सकती हैं। इन वस्तुओं को ध्यान से देखिए तथा प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। पदार्थों से बनी है यानी कि बाल्टी किससे मिलकर बनी है? सर बाल्टी तो प्लास्टिक से मिलकर बनी है। हमारे पास जो बाल्टी है वो प्लास्टिक से मिलकर बनी, तो मतलब क्या, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक पदार्थ है। ठीक है। खुरपी, सर खुरपी तो सर लोहे से बन रही है और लकड़ी से बन रही है, इसे किससे कहा है? तो कहते हो कि 2 पदार्थों से मिलकर बनी है। खुरपी 2 पदार्थों से मिलकर बनी है, किस किस से? एक लोहे से, एक लकड़ी से। ठीक है। अगला थाली, सर थाली स्टील से मिली है। पहिया लकड़ी का भी है, रबर का भी है, लोहे का भी है। ठीक है।
आगे चलते हैं। मतलब पदार्थ, जिन पदार्थों से बनी उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। हमने पहचान लिया कौन सा किससे बना। बाल्टी प्लास्टिक लोहे से बनी है, ठीक है। खुरपी लोहे लकड़ी से बनी है। हम देखते हैं कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तथा ऐसे भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से मिलकर बनी हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि पूरी बाल्टी खाली प्लास्टिक से बन जाए, तो क्या कहोगे, ये पूरी ना एक ही पदार्थ से मिलकर बनी है। किससे? एक ही पदार्थ से। अब अगर मैं उसमें कुंदा हटा कर, जो उठाने का होता है, उसको हटा कर मैं लोहे का लगा दूं, तो आप क्या बोलोगे, है तो ये अभी भी बाल्टी, लेकिन अब ये दो पदार्थ से मिलकर बनी है। क्या? दो पदार्थ से मिलकर बनी। मतलब कोई चीज़ एक पदार्थ से मिलकर भी बन सकती है, या किसी किसी चीज़ में दो पदार्थ भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, कितने पदार्थ भी मिलकर बन सकती है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। जिस कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी होती है उसी के अनुसार हम पदार्थ को भी चुनते हैं। देखिए, हमें सपोज करो गिलास बनाना, तो गिलास तुम ये कहो किताब रखने के लिए तो बनाओगे नहीं, समझ गए। तो जिस काम के लिए हम गिलास बनाते हैं, अब वो जैसे कि हमें पानी भरने के लिए गिलास बनाना, तो पानी कैसा है, लिक्विड है। अब पानी भरने के लिए गिलास बनाना, तो हम गिलास कपड़े का तो बनाएंगे नहीं, या नहीं कागज़ का बनाएंगे, ठीक है। तो हम बनाएंगे स्टील का, कांच का, प्लास्टिक का। तो ये मतलब जो भी हम कुछ चीज़ बनाते हैं, हम गिलास बना रहे, बाल्टी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, अलमारी वगैरह, वो किस पर डिपेंड करती है कि हम उसका यूज़ कहाँ करेंगे, हैं, उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, उस हिसाब से उसमें देखते हैं ना, इसमें लकड़ी यूज़ होएगी या लोहा यूज़ करूँ, या मैं कागज़ यूज़ करूँ, या कपड़ा, प्लास्टिक, क्या यूज़ करूँ। अगर बाई चांस हमें मट्टी खोदनी है, तो मट्टी खोदने के लिए हमें वो चाहिए, लोहा चाहिए, मतलब अच्छी खासी चीज़ चाहिए ना। तो मट्टी खोदने के लिए मैं फावड़ा जो है वो मैं कागज़ का तो बनाऊंगा नहीं, ना ही कागज़ का बना सकता। प्लास्टिक का बहुत ठोस प्लास्टिक होनी चाहिए, मजबूत, तो बन सकता है, ना तो कागज़ का बन सकता, ना कपड़े का बन सकता। तो हमें पता चल गया ना कि हमें यूज़ कहाँ करना है, क्या करना है इस चीज़ से। तो उस यूज़ को देखते हुए हम उस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जो वो पदार्थ उस पर सेटिस्फैक्शन दे, मतलब जो अच्छा काम करे, ठीक है। अब आप कहोगे सर कोई भी चीज़ बनाने के लिए, अगर आप बोर्ड बना रहे हो बिजली का, सर आपने कागज़ क्यों नहीं यूज़ करा। अब मुझे पता है बोर्ड में कागज़ यूज़ करूँगा फाटा जल जाएगा, तो क्योंकि बिजली का काम कर रहा हूँ तो भैया मैं इसके हिसाब से देखूँगा, प्लास्टिक चल जाएगी, लकड़ी चल जाएगी। इसी हिसाब से अगर मैं किताब लिखने बैठता, किताब बनाता, पेज जोड़ जोड़ के, तो उस पर मैं लोहे के पेज तो लेता नहीं, कागज़ के लेता, क्योंकि मुझे पता था ना मुझे करना क्या है, ठीक है। तो आदमी उस काम को देख कर कोई भी चीज़ बनाता है कि वो काम कैसा, ठीक है। उसी हिसाब से वो पदार्थ का यूज़ करेगा कि मैं किस चीज़ की बनाऊँ ताकि अच्छी रहे। आगे चलते हैं, आशा को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, बाकी आगे स्टील कवर हो जाएगा। जैसे गिलास, कांच व स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, मतलब लोहे से ही कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि पिलास, पेचकस, फावड़ा, खुरपा, दराती, है ना, वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें, सरिया और गाटर वगैरह, पाइप। तो एक ही पदार्थ से कई सारी चीज़ें बन सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि लोहे से सिर्फ खुरपी बनेगी, दूसरी कोई चीज़ नहीं बन सकती। तो एक पदार्थ से कितनी सारी चीज़ें बन सकती हैं, और एक ही चीज़ में कई सारे पदार्थ भी मिल सकती हैं। ज़रूरी ना कि खुरपी पूरी लोहे से बनेगी, लोहे से बन सकती है, प्लास्टिक भी लग सकती है उसमें, और जो मतलब लकड़ी भी का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये टेबल दी हुई है, जैसे कि देखिए पदार्थ अधर वस्तु, यानी कि पदार्थ क्या है, लोहा, लकड़ी, कांच, मिट्टी, इनसे कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं। देखिए लोहे से क्या बनती है, पेच, कील, बर्तन, औजार। लकड़ी से क्या बनाओगे, लकड़ी से तुम बैट बनाओगे, है ना, गिल्ली बल्ला का डंडा बनाओगे, और खाट बनाओगे, लकड़ी से बनती है। और कांच से क्या बनता है, कांच से कंचे बनते हैं, प्लास्टिक मतलब कांच के गिलास, प्लेट वगैरह बनती हैं, शीशा बनता है, ये कांच से बनता है। मिट्टी से क्या बनाओगे, मिट्टी के खिलौने बनते हैं, मूर्ति बनती है मिट्टी की, ये सब क्या है, इनसे बनने वाले चीज़ें हैं। इसी प्रकार एक वस्तु से बनने में कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग होता है। मतलब एक वस्तु को बनाने में कई प्रकार के पदार्थ लगते हैं। जैसे खुरपी है, पहला एग्जाम्पल तालिका 2.2 है। खुरपी में क्या क्या लग रहा, लोहा एक पदार्थ है, लकड़ी एक पदार्थ है। फिर चश्मे में,
चश्मे में कांच एक पदार्थ है और थोड़ी रबर एक पदार्थ है या प्लास्टिक एक पदार्थ है। शर्ट में कपड़ा एक पदार्थ है और उसके बाद फिर जो बटन लगते हैं वो भी प्लास्टिक है, वो एक पदार्थ है। छाते में लोहा भी लगता है, कपड़ा भी लगता है, रबर भी लगता है, प्लास्टिक भी लगती है, ये सब एक पदार्थ हैं। कई सारे पदार्थों से मिलकर बना है छाता। हमारा मोबाइल भी कई सारे पदार्थों से मिलकर बना है, क्योंकि इसमें रबर भी है, कांच भी है और आयरन भी होगा, लोहा भी होगा, हल्का थोड़ा बहुत प्लास्टिक भी है ना, सब चीज़ मिलकर बन रहा है। देखिए पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता आधार। देखिए पदार्थ का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था, वर्गीकरण को होता है बंटवारा, और आधार का मतलब है कि ऐसे किस बेस को मानकर मैं बंटवारा करूं कि भैया यो चीज़ है तो ठीक है, ना तो ना, घर को जा, है ना। होता है ना एक बेस होता है, जैसे कि आपको कहीं एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम वाले जो सर हैं वो बोलेंगे कि अगर तूने 6th क्लास पास कर रखी है तो तू एग्ज़ाम देगा वरना ना देगा। तो उन्होंने बेस क्या बना रखा, उन्होंने 6th क्लास का बेस बना रखा कि इस आधार पर बच्चे को छांटना, अगर 6ठी पास है तो एग्ज़ाम देगा, ना है तो ना। तो उन्होंने बेस क्या बना रखा, 6ठी पास का बना रखा। ऐसे में कुछ बेस बनाने वाला हूँ, आपका वर्गीकरण होगा। देखिए आपके कपड़ों का जो भी कुछ है, आप अपने आस पड़ोस की बहुत सी वस्तुएं देख रहे हैं। हर वस्तु अपने अपने गुणों और उपयोगिता के आधार पर दूसरे से अलग है। देखिए हर एक चीज़ में अपनी अलग क्वालिटी है, उसका अपना अलग यूज़ है। अब हमारा जो बल्ब है वो किताब से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बल्ब को चादर से कंपैरिजन नहीं कर सकते, बल्ब का यूज़ अलग है इसलिए इसका आकार भी अलग है, और हमारे पलंग का यूज़ अलग है, उसका आकार भी अलग है और उसकी उपयोगिता भी अलग है। बल्ब का हम पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, उजाले के लिए यूज़ करते हैं, और पलंग का हम सोने के लिए, लेटने के लिए, आराम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हर एक वस्तु अपनी गुण, उसमें कैसा गुण है वो अच्छा हमें उस गुण के हिसाब से अलग हो सकती है। उसका काम किस किस में प्रयोग होता है भाई, वो अपने यूज़फुल के रूप से अलग हो सकती है कि उसका यूज़ किस वे में करते हैं। हम अलमारी की कंपैरिजन शीशे से नहीं कर सकते, क्योंकि शीशा फेस दिखाने का काम करता है, बट अलमारी कपड़े रखने का काम करती है। तो कंपैरिजन अलग अलग है ना। हर कोई चीज़ अपनी अलग उपयोगिता के आधार पर बनी हुई है। सही है। देखते हैं इन वस्तुओं के अलग अलग होते हुए भी क्या इनमें कोई समानता दिखाई देती है। किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। भाई कोई भी वस्तु की पहचान कैसे करोगे, उसका आकार देखोगे, उसका रंग देखोगे, बनावट देखोगे वगैरह, उसका पदार्थ देखोगे, इस बेस पे तो करोगे। ठीक है। के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जाती है। देखिए भाई कपड़े कपड़ों से बने हैं, कपड़े कपड़ा से बनी हैं। जितने भी कपड़े हैं, आपकी शर्ट, लोअर, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी और सूट सलवार वगैरह सब कुछ, अगर मैं इन्हें पूरे घर के कपड़े निकाल कर मिक्स कर दूं, यानी कि है तो वो अलग ही। अगर मैं कह लूँ कि भाई सारे स्टील के बर्तन एक तरफ, सारे कपड़े एक तरफ, हो गया ना, कैटेगराइज हो गया ना गुण के हिसाब से कि स्टील के बर्तन में वे स्टील से बने हैं, ये कपड़ों से बने, इस मारा अलग कर दिए। अब कपड़ों में भी उनका रंग के पीले कलर के कपड़े एक तरफ, लाल कलर के कपड़े एक तरफ, ब्लैक कलर के एक तरफ, रंग के हिसाब से बांट सकते हैं। या इस हिसाब से बांट सकते हैं कि हमारे जो पेट है इससे नीचे नीचे वाले कपड़े एक तरफ, ऊपर ऊपर वाले कपड़े एक तरफ। ठीक। या ऐसे बांट सकते हैं कि घर की लेडीज़ों के कपड़े एक तरफ, जेंट्स के कपड़े एक तरफ। ठीक है, इस तरीके से बांट सकते हैं। या ऐसे बांट सकते हैं कि डेली में पहनने वाले कपड़े एक तरफ और रिश्तेदारी में पहनने वाले कपड़े एक तरफ। तो हम कपड़ों को भी कई तरीके से बांट सकते हैं। किस किस बेस पे, हो सका कलर के बिहार पे बांट दें, या यूज़ के बिहार पे बांट दें, कौन कैसे यूज़ करता है, या नए पुराने के हिसाब से बांट दें। ठीक है, इसे कहते हैं वर्गीकरण। इसका फायदा क्या होता है, हम क्यों करते हैं वर्गीकरण। देखिए आपके घर में कपड़ों का ढेर है और आपसे कहा जाए कि जा एक लोवर निकाल कर लेखा, तो आप छाटोगे, शायद लोवर सबसे नीचे पड़ी हो, आप उसमें ढूंढोगे, खंगालोगे, फिर क्या करो, एक लोवर निकाल कर ले आओगे। ठीक है, लोवर अच्छी खासी बड़ी होती है, पहचान में जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे एक जुर्राब ढूंढ कर लिया या मेरे एक रुमाल ढूंढ कर लिया। ठीक है, आप जाओगे ढूंढते रहोगे। तो इससे बेटर है कि आप एक अलमारी लो या वगैरह कुछ भी लो कि भाई साहब लड़कियों या लेडीज़ के कपड़े एक तरफ, जेंट्स के कपड़े एक तरफ, जेंट्स में भी उनकी शर्ट एक तरफ, उनकी पैंट एक तरफ, पैंट में भी जीन्स एक तरफ, फॉर्मल पैंट एक तरफ, इनमें भी लोअर एक तरफ, कच्छे एक तरफ,
ऊपर शर्ट अलग, टी शर्ट अलग, कोट अलग, है ना, और जो अंदर का बनियान है वो अलग। तो अब आपसे कहा जाए कि आप एक जुराब ढूंढ कर लाइए, तो ना तो आप लेडीज़ के कपड़ों में ढूंढ सकते हैं, ना ही आप शर्ट में, ना टी शर्ट में, ना जीन्स में, ना ट्राउजर में, ना लोअर में। आपकी अलग ही कैटेगरी, जाओगे और तुरंत जाकर जुराब में खोजोगे, एक ढूंढ कर ले आओगे। आसानी पड़ गई, टाइम बचा, मेहनत बची। इसलिए हम इनको कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं। अब बस पढ़ते जाएंगे, बस यही है जो कुछ था बेस। ठीक है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। बताया था, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। इसी को ही बंटवारा कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना, बाहर से वो कैसा दिखता है, के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है, कि वो बाहर से कैसा दिखता है। सपोज करो सेब है, अब ये तो चकोर है, इसको अलग रखो, और जो आपके जो है ना कि इनिशियली बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, इनको एक तरफ। तो जो आकार देखा, बड़ी बड़ी चीज़ें एक तरफ, छोटी छोटी चीज़ें एक तरफ, आकार के हिसाब से कर दिया, है कि नहीं। तो ये क्या करा, इसे कहते हैं भौतिक वर्गीकरण, कि आकार देख कर, बनावट देख कर, रंग देख कर, ये नहीं कहते हैं भौतिक वर्गीकरण, के इनको देख के ही तुरंत अलग कर देना। ठीक है। पदार्थ की आता था आंतरिक संरचना का आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। आंतरिक संरचना का मतलब है, सपोज करो आपके घर में जो मतलब जो फैट बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, कि तेल अलग है, रिफाइंड अलग है, देसी घी अलग है, डाल लगी अलग है, गोले का तेल अलग है, मिट्टी का तेल अलग है, सरसों का तेल अलग है, ये सब अलग है, लेकिन है तो सारे लिक्विड ही। अब इनको ऐसा तो है नहीं कि भाई देखिए देखने में ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, कुछ कुछ सेम लगते होंगे। अब ये तो नहीं कह सकते ले भाई ये बोतल इधर है, ये बोतल उधर है, तुरंत नहीं कह सकते ना। आप चेक करोगे उसमें है क्या, चेक करेंगे देसी घी कैसा है, सरसों का तेल कैसा है, तब उनको अलग अलग करोगे। यानी कि उनकी आंतरिक संरचना अंदर से चेक करने पर जो हम वर्गीकरण या बंटवारा करते हैं उसे कहते हैं आंतरिक वर्गीकरण। ठीक है। जैसे कि अगर आपको क्या नाम किसी टेस्ट लैब में ले जाऊं, जो ब्लड टेस्ट लैब है, और आपसे कहूं कि यार इसका भौतिक परिवर्तन वर्गीकरण करो, क्या करोगे, लाल रंग है सबका, यार सबका एक तरफ कर दो, सारे एक तरफ आ जाएंगे सारे टेस्ट। बट आपसे कहूं कि आंतरिक वर्गीकरण, तो आप कहोगे कि रेड तो सब में है, ये तो भौतिक होगा, लेकिन कौन से रेड में, कौन से खून में कौन सा गुण है, जो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है, ए बी निगेटिव है, बी निगेटिव है, ए निगेटिव है। इस तरीके से आप कैटेगराइज कर दोगे, तो आपने इसे क्या कहोगे, आंतरिक वर्गीकरण। और भौतिक वर्गीकरण तो आप कर ही नहीं सकते, सबका खून का रंग लाल है क्या नहीं। चलिए समझ गए होंगे। देखिए भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थों को ठोस, द्रव, गैस में विभाजित करता है। ठोस, द्रव, गैस का मतलब है कोई चीज़ को आप चेक करोगे ठोस है, ठोस, द्रव, गैस का कंसेप्ट आगे पढ़ने वाला हूँ, बस याद रखो कि भौतिक परिवर्तन वर्गीकरण जो है उसको जो बंटवारा करें मतलब ठोस, द्रव, गैस के बिहाव पर करें, और जो हम रासायनिक करें उसको इनिशियली वर्गीकरण करें। चलिए विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। लक्षण किसमें कैसे लक्षण है, इसके आधार पर वर्गीकरण। देखें पहला, पदार्थों की अवस्थाओं के आधार पर। अवस्था का मतलब है पदार्थ है कैसा। भाई पदार्थ तो मैंने बताया था कि जिससे कोई चीज़ मिलकर बनी होती है भाई लकड़ी है, लकड़ी ऐसा तो है ना अचानक से इतना मोटा जो डंडा है ऊपर से आकर गिर गया, वो छोटी 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 छोटे तंतु से मिलकर बना होगा डंडा पेड़ के, तो वो भी तो लकड़ी से मिलकर बना है। सपोज करो चद्दर है, तो चद्दर एक अचानक से हमने नू तो है ना काट कर फेंक दी चद्दर, वो धागे प्रो का चद्दर बनाई गई होगी। इसी प्रकार से हर चीज़ छोटे छोटे पदार्थों से, पदार्थ का मतलब एक ही पदार्थ से मिलकर बनाई जाती है। अब उसी के बेस पर करेंगे कि वो पदार्थ कैसा है। पदार्थ क्या पता पिघलने वाला हो, लिक्विड फॉर्म हो, फैलने वाला हो। पदार्थ क्या पता हवा में घूमने वाला हो, उड़ने वाला हो, गैस फॉर्म में हो। क्या पता पदार्थ ठोस हो। देखते हैं। आपने नारियल का तेल देखा होगा, जाड़े के मौसम में बर्तनों में ठोस के रूप में जम जाता है। देखिए ठोस उसे कहते हैं जिसे हम भींचने पे भिंचे नहीं, उसे कहते हैं ठोस। दबाने पे दबा नहीं। जैसे कि आपको ये पेज है, देखिए ये मुड़ जाएगा, आप कहोगे ना ये सॉफ्ट है, बट ये पेज सिंगल, इसे भीजिए
इसकी कोई मोटाई में कमी हुई ना हुई, ये उतना का उतना मोटा पेज है, तो ये ठोस है। ठीक है। द्रव कैसा होता है? तेल, दूध, पानी और जो भी कुछ तैरने वाली चीज़ें हैं, मतलब जो फैलने वाली चीज़ें हैं, जो ज़मीन पर रेंगती हैं वगैरह, ये सब क्या है? द्रव है। गैस क्या है? गैस तो आपको पता ही है, हवा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, जिनोन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? गैसेज है। ठीक है। जाड़े के मौसम में यह बर्तन के ठोस रूप में जमा हो जाता है, वहीं गर्मी में तरल रूप में हो जाता है। तरल का मतलब है लिक्विड फॉर्म में, तो गर्मी में वो जो ठंडा मतलब गर्म। मोम ठोस रूप में है, गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। द्रव का मतलब है पानी जैसी अवस्था। ठीक है। वैसे तो ठोस है मोमबत्ती, पर जलने के बाद द्रव अवस्था में हो जाती है। यदि हम द्रव मोम को गर्म करते जाएं और वह मोम की वाष्प बनकर उड़ जाए, जल को दैनिक जीवन में हम बर्फ, ठोस, द्रव, जलवाष्प गैस के रूप में देखते हैं। क्या कहने वाले हैं भाई? पानी है, पानी को जमा दो फ्रिज में, ठोस हो गया, उसे भीज छोड़ नहीं सकता बर्फ को। ठीक है, ठोस हो गया। पानी को पिघला दो, द्रव हो गया, और लिक्विड होगा, फैलेगा इधर उधर। ठीक है। और उसको उबालते जाओ, उबालते जाओ, उबालते जाओ, उबालते जाओ, सारा पानी हवा के माध्यम से वाष्प बनकर उड़ गया, तो वो क्या है? वो गैस बन गया। तो पानी हवा में भी है, द्रव तो है ही, वो मतलब गैस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। पानी एकमात्र ऐसी चीज़ है जो तीनों अवस्था में पाई जाती है, वरना कोई लोहा है द्रव अवस्था में पाया जाएगा या ठोस में, गैस में नहीं पाया जा सकता, है ना। इस तरीके से हर चीज़ इन तीन चीज़ों में ही पाई जाती है, या तो वो ठोस होगी, या वो द्रव होगी, या वो गैस होगी। चलिए, इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। हर एक पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, या तो वो ठोस होगा, या गैस होगा, या द्रव होगा। ठीक है। देखिए, सोच और बताइए, अगर क्या होगा अगर हथौड़ी कांच की बनाई जाए? सीधी सी बात है, बताओ। अब हथौड़े से करें क्या? हम कील ठोके, हमें पता उसका यूज़ कहाँ होना, तो उसी के हिसाब से पदार्थ यूज़ करेंगे ना। कागज़ की नहीं बना सकते, पन्नी की नहीं बना सकते। उन्होंने कहा यार कील ठोकने के लिए तो कोई मजबूत चीज़ चाहिए, तो मजबूत चीज़ क्या है? धातु है, लोहा है, लोहे की हथौड़ी बनाओ। उसका काम क्या करेंगे हम, उस पर डिपेंड करेगा कि पदार्थ कौन सा यूज़ करा है इसमें, ताकि काम अच्छा आसानी से हो जाए। क्या होगा अगर कीले और स्क्रू मोम के बनाए जाए? ये जो कीले हैं और जो पेज हैं जो कसने वाले, उनको मोम के बनाए जाए, क्या होगा? लोहे का गुब्बारा बनाओ, है क्या? नहीं, सिर्फ कुछ नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएगी। ठोस, कांच की गोली को एक थैले से निकालकर हाथ में लें, फिर गिलास में रखें और देखें क्या उसकी बनावट व आकार में कोई परिवर्तन होता है। देखिए, कंचे लो, उसने हाथ में लो तो कंचे रहने हैं, उनको पानी में कर दो तो भी वैसे रहेंगे, गोल ही रहेंगे। तो तुमने देखा ना, तो उनकी बनावट यानी कि गोलाई में कोई दिक्कत हुई, और क्या हुआ ना, उनके आकार में परिवर्तन हुआ, गोल की गोल ही थी, है ना। कांच की गोली को थैले में ले, हाथ में ले, गिलास में ले, या तो थैले में लो, या हाथ में लो, या गिलास में लो, कहीं पे भी ले लो। ठीक है। इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। आयतन उसे कहते हैं उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो होती है। अब कंचे में है, जैसे कि आपको दिखाऊं, जैसे कि सपोज करो ये उंगली है, ठीक, तो इसकी लंबाई, इसकी ब्रेथ, चौड़ाई, और इसकी हाइट, माने कि जो अगर मैं बिल्कुल भी हड्डी से मिला दूंगी तो इसकी हाइट होगी ना ऊपर को इतनी ऊंची है, ये हाइट है, ये लंबाई है, ये पैरों को चौड़ाई है। तो आयतन उसे कहते हैं इसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। ठीक है। तो वो कहते हैं, ये कह रहे हैं कि कंचे को तुम हवा में लो, थैले में लो, पानी में लो, उसका आकार भी वही रहना, उसका आयतन भी वही रहना। ठीक है। तो इन्हें कहते हैं ठोस। अतः जिनका आकार व आयतन हर जगह सेम हो, हर जगह सेम हो, बदले नहीं, उसे कहते हैं ठोस। देखिए, फिर भी इसका एग्जाम्पल क्या है? इससे स्पष्ट होता है कि ठोस पदार्थों का आकार व आयतन दोनों निश्चित यानी कि सेम ही रहना, हर जगह निश्चित वो रहेगा। ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस पदार्थ, देखिए आप ना लड्डू लीजिए, लड्डू जो बूंदी के गोल लड्डू बनते हैं, अगर आप बूंदी के लड्डू बना रहे हैं, आपने हल्का दबाव लगाया तो क्या दिखेगा कि आपके जो बूंदी है ना, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा नहीं, और वो लड्डू भी हल्का बनेगा, यानी कि अगर तुम गुट मारोगे तो फूट जाएगा। लेकिन अगर आपने वो अच्छी तरीके से दबाया, उनके बीच की सारी हवा ख़त्म कर दी,
वे बूंदी पास पास और ज़्यादा पास पास हो गई, अब वो सूखने के बाद क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। अतः क्या समझे कि वे पदार्थ मतलब ठोस पदार्थ में क्या होता है कि कण ना पास पास होते हैं, जिस चीज़ से वो मिलकर बनी है वे पास पास में होते हैं, है क्या नहीं, उन्हें कहते हैं ठोस पदार्थ। जो अगर हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी दूर हुए उन्हें कहते हैं द्रव पदार्थ, यानी कि वे ना टूट जाएंगे, वे ठोस नहीं है। इनके कण बहुत पास पास होते हैं और हर एक कण में आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब है अपनी तरफ को खींचने वाला बल। भाई इस कण में भी अपनी तरफ को खींचने वाला बल है, इसमें भी, तो आपस में चिपकेंगे, चिपक जाएंगे बहुत टाइट होकर, ठीक। इसी प्रकार से खूब सारे कण देख रहे हो, ये सारे आपस में चिपके पड़े हैं, सारे के सारे पास पास हैं। देखिए ठोस ईंट है, ईंट मिट्टी से बनी है, मिट्टी कणों से मिलकर बनी है, तो इसके कण जो है बिल्कुल पास 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 है, ये है ठोस, ठीक है। जो इन्हें एक साथ बांधे रखते हैं, आकर्षण बल होता है बहुत अधिक होता है, यानी कि इनके बीच में जो आकर्षण बल है इनके कणों के बीच में वो बहुत ज़्यादा है, इस बार ये पास पास बहुत टाइट रहते हैं। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर रहते हैं, मतलब अगर एक कण यहाँ है ना तो ऐसा ना कि घूम फिर कर यहाँ घूम रहा, वो यहीं है। ठोस पदार्थ होने कहते हैं अगर कण यहाँ पर जुड़ा है तो वो यहीं पर ही है, अगर ये यहाँ पर ना होता तो इसका मतलब क्या, रबर थी, कभी रबर के मतलब पिघल के यहाँ पहुँच गया, कभी वहाँ पहुँच गया, कभी यहाँ पहुँच गया, तो ठोस कहाँ, वो ठोस है ना, तो इसलिए ठोस उन्हें कहते हैं जहाँ पे वो अगर उसका कण वहाँ पे है तो वहीं कहीं रहे, ठीक है। अतः हम क्या समझे कि ठोस पदार्थों का आयतन और आकृति बिल्कुल निश्चित रहेगी, तय है कि इनका यो है तो यो ही है, कहीं भी ले जाओ। द्रव पदार्थ, 1 लीटर में नापना बर्तन को पूरा पानी से भरो, मतलब क्या करो, 1 लीटर बर्तन, मग्गा ले, मग्गा लिया आपने, अब मग्गे में पानी भर लिया, उस पानी को आप बाल्टी में डालिए, बाल्टी जैसा आकार बन जाएगा उसका, उस बाल्टी वाले पानी को आप गिलास में करिए, गिलास जैसा आकार बन जाएगा, उस गिलास को आप थाली में कीजिए, थाली जैसा, कढ़ाई में करोगे कढ़ाई जैसा, यानी कि क्या है कि जिसमें डालेंगे उसी का आकार ले लेगा, उसी की शेप बन जाएगी। भाई अगर आपने लुटिया में पानी डालकर बर्फ जमाई तो लुटिया की शेप की बर्फ जमेगी, गिलास में डालकर जमी गिलास के शेप की, थाली में डालकर जमाई थाली के शेप की, कढ़ाई में डालकर जमाई कढ़ाई के शेप की, है ना। तो वे पदार्थ जो किसी में डालने पर उसी का आकार ले ले में, क्या समझे, वे पदार्थ जो किसी बर्तन में किसी भी चीज में डालने पर उसी का आकार ले ले में। भाई अगर चकोर बॉक्स है मेरा, सपोज करो चौखुंटा बॉक्स है और मैंने उसमें पानी डाल दिया, अगर जमेगा ना तो चकोर ही जमेगा, उसने चकोर ही आकार ले लिया, गोल लिया तो गोल जमेगा, है ना, तिकोना लिया तो तिकोना। अतः ऐसे पदार्थ जिनको किसी में डालने पर उसी की शेप ले ले में, कि जैसा डिब्बा वैसी में, जैसी थाली वैसी में, उसी की शेप ले ले में, उन्हें कहा द्रव पदार्थ, ठीक, द्रव पदार्थ कहते हैं। अब उस पानी को, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक्सपेरिमेंट में बता ही दिया। तो हमने क्या देखा, सर पानी तो कढ़ाई में भी 1 लीटर है, भगोन में भी 1 लीटर है, बाल्टी में भी 1 लीटर है, यानी कि इसकी आयतन तो निश्चित है, मात्रा तो इसकी निश्चित है। 1 लीटर था 1 ही लीटर है, 1 लीटर था 1 ही लीटर है, 1 किलो था 1 किलो ही है, आयतन तो निश्चित है। लेकिन इसका आकार चेंज हो रहा, क्या हो रहा, आकार चेंज हो रहा है, इसकी शेप चेंज हो रही है, बनावट चेंज हो रही है, कभी किसका रूप ले ले, कभी किसका रूप ले ले। तो ऐसी चीज या ऐसे पदार्थ जिनका आकार बदल जाता हो बट वो रहते आयतन में वही हो, अगर 1 किलो तेल है तो 1 किलो ही है, लेकिन उनका आकार चेंज होगा, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं द्रव। क्या, द्रव। और तुम कहोगे कि सर फिर तो ये ठोस से तो हल्के होते होंगे, क्योंकि ये तो इंगत नहीं हिल रहे, इनके कणों में तो बीच में आकर्षण बल है ही ना, अगर आकर्षण बल होता तो टाइट चिपक जाते, लेकिन टाइट चिपक न रहे, ये तो जिधर को चाहो उधर को गुंडली मार जावे। तो इनका मतलब है कि इनके जो कण हैं जिनसे ये मिलकर बने हैं, उन कणों के बीच में आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, किसकी अपेक्षा, अगर ठोस को देखा जावे और पानी को देखा जावे तो पानी के कणों में आकर्षण बल कम है, ईंट वाले कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा है, ठीक है। अगर उनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा है तो गले तकड़े मिलेंगे, मतलब हल्क बहुत, जिस तरीके से बहुत दबा के टाइट, लेकिन अगर उनके बीच में गैप है तो आराम से ठीक है निकल लो, इस तरीके से हल्के फुल्के रहेंगे। इन्हें कहते हैं द्रव, यानी कि जिसमें आकार और आयतन निश्चित हो वो ठोस, जिसमें आकार निश्चित ना हो आयतन निश्चित हो वो द्रव। अब गैस की बारी, गैस क्या है,
गैस का आप देख लो, गैस का जैसे घर में अगरबत्ती जलाए तो उसका धुआं ना तो तुम कह सकते भाई गोले शेप में जा रहा है, ना भाई दिल की शेप में जा रहा है, ना चकोर शेप में जा रहा, यानी कि उसका आकार तो निश्चित है ना, आकार तो पता ही ना कैसा है इसका आकार। तुम बता सकते हो हमारा जो धुआं वो चकोर है? तो आकार उसका निश्चित नहीं है, ना ही आयतन। अब आयतन का मतलब क्या कि यार इस एरिया में जितना धुआं वो नाप लिया हमने, बट वो तो दोबारा से फिर रिंगे रिंगे हो गया, फिर उसमें बदल गया और ज़्यादा आ गया और थोड़ा कम हो गया। तो ना तो उसका आकार निश्चित है, ना ही उसका आयतन निश्चित है। उसे कहते हैं गैस। ठीक है, गैस उसे कहते हैं, उसका ना तो आकार ना ही आयतन। अतः आकार आयतन जिनके दोनों सेम हैं उन्हें कहते हैं ठोस। जिनका आकार सेम नहीं है बट आयतन है 1 किलो है, 1 किलो ही रहेगा, उसे कहते हैं द्रव। और जिसका ना पता, ना तो आकार का पता ना आयतन का पता, उसे कहते हैं गैस। सही है। क्या तुम हवा में पानी बता सकते हो ना, देख यहाँ पे 1 किलो पानी है? नहीं है ना पता, तो उसे कहते हैं गैस। आपको ठोस द्रव गैस बहुत आसानी से समझाया था और समझ में आया भी होगा। फिर भी डाउट रहता तो कमेंट कीजिएगा। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।